Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study. Sorry for the late upload क्योंकि बीच पे एग्जाम थे। तो ये पॉलिटी की सीरीज का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटी के बारे में देखेंगे। सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो सबसे पहले देखते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उसमें जो भी ऑल अडल्ट सिटीजन्स होते हैं एक सर्टेन एज ग्रुप के, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सेक्स और गिवन द राइट टू वोट। तो उनको एक राइट दिया जाता है विदाउट किसके डिस्टिंक्शन नहीं होता है, किसके बीच में, कास्ट के बीच में, क्रीड के बीच में, कलर के बीच में या रिलीजन के बीच में और सेक्स के बेसिस पे भी, ठीक है। तो जो सिटीजन होते हैं अवेल करते हैं वोटिंग राइट्स को, ये डिफरेंट हो सकता है अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग। जैसे इंडिया के लिए है 18, जैसे इट इज इन 18 ईयर इन द यूएस एंड रशिया। जो मिनिमम एज कर दी गई थी इसकी वोटिंग की इंडिया में 21 से 18 ईयर। तो ये कब की गई थी? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो, उसके तहत किया गया था। तो वोटिंग एज को घटा करके 18 साल कर दिया गया था। उसके बाद आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर से कहते हैं जो भी कंसिस्ट करता है दो हाउसेस को, ठीक है। जैसे अपर हाउस हो गया, लोअर हाउस हो गया, राज्यसभा, लोकसभा। तो जो लोअर हाउस होता है इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके मेंबर इलेक्टेड होते हैं ये डायरेक्टली किसके द्वारा होते हैं, जो भी वहाँ के लोग होते हैं, उस कंट्री के लोग होते हैं, तो उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जो मॉडर्न टाइम में मोस्ट द लेजिस्लेचर आर बाई कैमरल लेजिस्लेचर। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। तो जो अभी मोस्ट जो नए नए हैं इनमें सब में ये नए बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो जो पुराना था ये सबसे पहले डेवलप कहाँ गया था, ये किया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। तो ये हो गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में। तो इसके बाद देखते हैं बफर स्टेट क्या होता है। बफर स्टेट इज द स्टेट विच इज लोकेटेड इन बिटवीन टू स्टेट विच आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। बफर स्टेट ट्राई टू प्ले अ न्यूट्रल रोल्स इन द सिचुएशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू स्टेट, ठीक है। जैसे दो स्टेट है, नेपाल किसके बीच में है? बफर स्टेट ये अपने इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। पहले तिब्बत था तो तिब्बत को तो हत्या दिया है चाइना ने। तो ये बफर स्टेट होता है। बफर स्टेट एक गुड टर्म नहीं है, मतलब समझे कि बफर स्टेट को तो दोनों का देखना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। इधर से भी मारा जाएगा नहीं तो उधर से भी मारा जाएगा, एक का वो देगा साथ, तो न्यूट्रल रहना जरूरी है। हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू स्टेट है। द लोकेशन ऑफ ए बफर स्टेट बिकम यूजफुल इन प्रिवेंटिंग आर्म्ड हॉस्टिलिटीज बिटवीन द टू स्टेट। फॉर एग्जाम्पल नेपाल हैपन टू ए बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये होती है लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इन इट्स मोस्ट जनरल सेंस डिस्क्राइब अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन सो दैट इट फंक्शन इफेक्टिव इफिशियंटली एंड इम्पर्सनली, ठीक है। तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो किसी भी स्टेट या कोई भी एक संस्था हो सकती है। ब्यूरोक्रेट्स मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आईएएस आईपीएस हो गया। तो ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइज वे होता है एक्टिविटीज करने का, जो मतलब एक इम्पर्सनली, मतलब जो कोई पर्सनल काम ना करे, पर्सनल फेवर में काम ना करे, सबके हित में काम करे। तो यही होता है। जो मेजर थ्योरिस्ट थे ब्यूरोक्रेसी के, ये मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद आता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन इज अ मिड टर्म इलेक्शन टू फिल अप वन और फ्यू कॉन्स्टिट्यूंसी विच हैव बिकम वैकेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और अदरवाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फुल टर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, समझे। तो बाई इलेक्शन कब होते हैं? या तो डेथ हो गई हो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो भी वो है उसका प्रतिनिधि है, उसकी डेथ हो गई हो, या उसने रिजाइन कर दिया है, या कोई उसने रिजाइन कर दिया है बिफोर द टर्म फुल टर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो उसका टर्म था उससे पहले उसने रिजाइन कर दिया है। तो ये होते हैं बाई इलेक्शन कराए जाते हैं। तो 6 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए जब सीट वैकेंट होती है। तो ये हो गया। इसके बाद आती है कैबिनेट गवर्नमेंट। तो दिस इज द अनदर नेम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाई विद द कैबिनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, समझे। जो लोकसभा होती है ना तो उसमें होते हैं, ये अनदर नेम है किसका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विद द कैबिनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलर हाउस के, ठीक है। समझे इस बात को। तो इसका द गवर्नमेंट इज हाउएवर रन इज द नेम ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट सिंस द रूलिंग पार्टी हैज अ मेजॉरिटी इन पॉपुलर हाउस द कैबिनेट ऑक्यूपाइज द डोमिनेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड द कैबिनेट गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो रूलिंग पार्टी किसकी होती है? जो मेजोरिटी होती है। यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट होती है वो रन करती है किसी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट पे, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है हैज द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलर हाउस, उसमें पॉपुलर हाउस में मतलब जो लोकसभा होती है हमारी, उसमें उनकी मेजोरिटी रहती है। तो कैबिनेट जो ऑक्यूपाइज करती है डोमिनेंट पावर पोजीशन इन द गवर्नमेंट, इसलिए इसे कहा जाता है कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आता है कोलिशन। कोलिशन में क्या होगा? कोलिशन मतलब मिली जुली से। कोलिशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ राइवल्स पॉलिटिकल यूनिट इन द फेस ऑफ अ कॉमन एनिमी, ठीक है। अभी मतलब ऐसा, अब इसको पॉलिटिकल मत लेना। जैसे बीजेपी के सामने बहुत सारे एक बड़ा संगठन बनाने की बात चल रही थी तो उसको कोलिशन बोलते हैं, ठीक है। मिली जुली सरकार भी बोल सकते हो आप इसको, बट मिली जुली पार्टी बोलेंगे ना। सरकार तो तब बनेगी जब उनकी मेजोरिटी आएगी। दे अकर इन अ सिचुएशन वेयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमी और
furtherance of some shared goal overrides differences and potential conflict between the member of coalition. Coalition usually occur in modern parliament when no single party can muster a majority of vote to or more party. तो ठीक है, एक कॉमन एनिमीज होता है। तो जो मॉडर्न एज की पार्लियामेंट है उसमें कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, तो मेजोरिटी बनती नहीं है, इस वजह से कोलिशन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक सिंगल गवर्नमेंट की अगर सिंगल जो पार्टी है उसकी मेजोरिटी रहेगी, ऑब्वियसली उसी की गवर्नमेंट बनेगी। तो लेकिन यहाँ पे कोलिशन की सरकार बनती है। तो दूसरा अब देखते हैं टर्म कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर होता है कंडीशन ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू स्टेट नेशन और ग्रुप ऑफ नेशन वेयर बोथ एंगेज इन विशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट ईच अदर एट वेरियस सिविल्स। समझ रहे हो, वेरियस लेवल्स होता है यहाँ पे, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक्स। तो कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं होता कि आम से वो करोगे तुम, आम से किसी को वो होंगे, जैसे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में होता है ना कोल्ड वॉर, तो में यही होता है कि सैंक्शन लगा देगा कोई देश किसी पे, फिर ये होगा कि सैंक्शन लगा देगा तो उस देश की वो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी गया है। तो द टेंशन बिटवीन द कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय द यूएस एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय द रशिया ड्यूरिंग 1950s and 1960 was the result of ongoing cold war between the two blocks with the disintegration of Soviet Union and the communist bloc in 1991 the cold war had come to an end। तो जो 1950 और 1960 के बीच में हुई थी, किसके बीच में? जो यूएसए था, यूएसए क्या है? कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, और जो रशिया है ये कम्युनिस्ट ब्लॉक है। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चली। तो इससे डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका? सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन था जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, जो 1991 में, इससे कोल्ड वॉर का एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद डायरची देखते हैं। डायरची क्या होती है? डायरची होती है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वन पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर विच द ऑल टू द लेजिस्लेचर द इंडियन स्टेट बाय इंडियन अंडर प्रोवाइड इंडियन एक्ट। ये होता है कौन सा? 1990 है, जिसमें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर डिवाइडेड इनटू टू वर टू बी एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट टू द पावर वेयर द स्टेट हु प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो ये गवर्नमेंट होती है। इसमें क्या है? इसमें ये क्या है, एक पार्ट तो एग्जीक्यूटिव करेगा और दूसरा पार्ट करेगा लेजिस्लेचर करेगा। तो ये डायरची चलती रहती है। डायरची में दैत शासन भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो एक होती है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है कि सिंगल राजा का होता है, शासन होता है। तो ठीक है, पर डायरची में ये होता है कि दो राजा एक स्टेट पे शासन करते हैं। तो जो ये एक्ट था, इंडियन एक्ट था ये 1919 का, तो उसके अंतर्गत बताया गया डायरेक्ट की बात। कम्युनलिज्म में लास्ट टर्म है हमारा 10th नंबर का। तो ये सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय कम्युनिज्म इज वन इन विच एथनिसिटी, लैंग्वेज, ग्रुप, रिलीजन और अदर आइडेंटिफिकेशन होती हैं लार्जली सर्कमस्क्राइब द एंटायर लाइफ ऑफ द सब कल्चर इन क्वेश्चन। ठीक है, तो कम्युनलिज्म से मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स थे ना, कार्ल मार्क्स, तो इन्होंने कम्युनलिज्म सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव कम्युनलिज्म। प्रिवेंटिव कम्युनलिज्म में क्या था कि किसी के पास कुछ था नहीं, तो किसी के पास कुछ था नहीं तो उनके बीच में लड़ाई भी नहीं थी। तो उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आया फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या हुआ? सामंतवाद आया। सामंतवाद में किसी के पास था तो किसी के पास था। तो इनको बोलता है हैव और हैव नॉट, कि एक के पास है तो उसको हैव बोलेगा, दूसरे के पास नहीं है तो उसको हैव नॉट बोलेगा। तो हैव और हैव नॉट के बीच में हमेशा लड़ाई रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी, कि हैव बोलेगा कि तुम्हारे मेरे पास है, और हैव नॉट बोलेगा कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो उनके बीच में वो होगा। उसके बाद आया इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया? उसके बाद आया कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के पास मतलब थोड़ा पैसा था तो उसने अपना काम शुरू करा दिया उनसे, जिनके पास नहीं था। उसके बाद आया इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिज्म में क्या था? जो फ्यूडलिज्म था उसके फ्यूडल लॉर्ड थे वो बन गए इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो वो थे सर्व्स थे। सर्व्स मतलब जो उनके यहाँ काम करते थे, तो काम करते थे तो वो बन गए क्या? वो बन गए वर्कर। तो वर्कर को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस वजह से इनके बीच में भी वो आएगा। लेकिन लास्ट में आएगा कम्युनिज्म। फिर से वही चीज़ दोहराई जाएंगी, प्रिवेंटिव कम्युनिज्म। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स एक बात लिखते हैं कि यहाँ पे एंड ऑफ द हिस्ट्री हो जाएगी, कि हिस्ट्री बनेगी नहीं, क्योंकि अगर लड़ाई नहीं होगी तो हिस्ट्री कहाँ से बनेगी। तो यही था कम्युनिज्म के बारे में, मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बता दिया, इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर पसंद आता है तो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।